तो जय हिंद। जय हिंद सर। आज बच्ची ने बहुत अच्छी आपको स्टोरी सुनाई, तो मेरा ख्याल है सबने शिक्षा ली होगी इससे। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ स्वस्थ भोजन। ठीक है, स्वस्थ भोजन क्या है? अब जो आप खाते हैं तो सारी दुनिया खाती है, दाल रोटी फुल्का चावल यही खाते हैं, लेकिन स्वस्थ भोजन क्या है? उसको खाने का, उसको बनाने का जो तरीका है वही स्वस्थ सफाई का जो ख्याल है हमने वहाँ पर रखना है। उसको हम किस तरीके से बना रहे हैं, किस तरीके से हम उसको खा रहे हैं। तो जो मैं ये बता रहा हूँ ये आपने अपनी लाइफ में भी इसको इम्प्लीमेंट करना है और साथ में अपने घर में भी बताना है। जो हम दाल सब्जी वगैरह कुछ भी लाते हैं, बाजार से खरीद के लाते हैं, इसमें बहुत सारे उन्होंने दवाइयों का छिड़काव किया होता है। जो हम सब्जी खाते हैं उसमें भी, जो हम दालें खाते हैं उसमें भी, उसको वो ताकि कोई कीड़ा ना लगे उससे बचाने के लिए। तो जब हम उसको डायरेक्टली हम उसका सेवन कर लें तो वो हमारे अंदर जो शरीर में उसकी हमें जो मिलनी चाहिए एनर्जी मिलनी चाहिए वो ना मिल के हमें उसके नुकसान ज़्यादा होने लगते हैं। तो हमने क्या करना है, उसको अच्छे से पहले क्या करना है, धो देना है। ठीक है, जब भी घर में बनाना है, कोई सब्जी लाते हो आप, कोई दाल लाते हो, उसको साफ करके अच्छे से पानी में धो के फिर बनाना। ठीक है, ये तो हो गया बनाने का। अब है खाने का, कि आप खाते किस तरीके से हो। आप कहीं से बाहर से आते हो, देखते हो बन रहा है, अंदर खाना उठाया और सीधे खाना शुरू कर दिया, वो नहीं है। आप बाहर से आए हो, आपके साथ हजारों जर्म्स जो है वो आए हैं, आपने कहीं हाथ लगाया है, कहीं किसी से बात की है, कहीं किसी से टच हुए हो, तो वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं जर्म्स अलग अलग हो सकता है। कोई इंसान किसी बीमारी से ग्रस्त हो, तो जब आप खाना खाते हो तो सबसे पहले क्या करो, अपने हैंड वॉश करो अच्छे से साबुन से। ठीक है, ना भी साबुन मिले तो फिर भी आपने उसको रगड़ रगड़ के पानी के साथ या मिट्टी के साथ अच्छे से उसको साफ कर लेना है और फिर खाना खाना है। ये आपने अपने छोटों को भी और जो आपसे बड़े हैं घर में उनको भी बताना है कि हमने जो खाना है वो स्वस्थ खाना खाना है। ठीक है, वो आपकी सेहत के लिए वही फायदेमंद है। नहीं तो हम लोग देखते हैं सभी यही खा रहे हैं, जो हमसे अमीर लोग हैं वो भी यही चावल खाते हैं और हम भी यही खा रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उनकी सेहत जो है वो अच्छी है और हमारी सेहत क्या है, इतनी अच्छी ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, हम कितना डेवलप नहीं हो पा रहे जितना होना चाहिए। तो उसका मेन कारण यही है कि हम क्या कहते हैं, आपने जो खाना बनाते हैं उसकी साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते। खाना खाने से पहले भी आपने हाथ धो लेने हैं अच्छे से, मुंह में भी कुल्ला कर लेना है अच्छे से, और खाना खाने के बाद भी हाथ भी धोने हैं और अच्छे से कुल्ला भी करना है। तो बहुत सारा खाना जो है हमारे दांतों में क्या रहता है, असर रहता है ना दांतों में, जो सब्जी है वो। और अगर हम उसको नहीं, स्पेशली हम जब रात को खा के वो कहते हैं सो जाते हैं, तो वो हमारे दांतों में ही फंसा रहता है, तो वहाँ से वो स्मेल तैयार होती है, हमारे दांतों को नुकसान देता है, हमारे अंदर आंतड़ियों को नुकसान देता है। तो हमने क्या करना है, इन रात को सोते वक्त अगर आप ब्रश ना भी कर पाए तो अच्छे से आपने कुल्ला कर लेना है, उंगली के साथ मुंह को साफ कर लेना है दांतों को, ताकि जो हमें बीमारियां हैं, जो हमारे दांतों को या दूसरे शरीर को कोई भी बीमारी ना लगे। तो अगर ये आपको पता ही है, अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो हमारा दिमाग भी अच्छा रहेगा, और फिर जो आप पढ़ते लिखते हो, खेलते हो, तो उसमें भी आपका दिमाग जो है अच्छे से चले। ठीक है, तो आज से आपने क्या करना है, जब भी खाना खाना है हाथ धो लेने हैं, जब भी बनाना है घर में, आप खुद बनाते हो, जब मम्मी डैडी कोई भी बनाता है तो उनको बोलना है कि जो भी हम लाते हैं उसको अच्छे से धो लेना। ठीक है, थैंक यू। आप सबको आज के इस वुमेन दिवस पर सभी को मुबारक। ठीक है, विशेषतः बच्चियों, बहुत सी बातें यहाँ पे हुई, आपने सुना, अक्षय सर ने बहुत ही डिटेल में और बड़े अच्छे ढंग से आपको बताया है कि ये दिन क्यों और किस लिए बनाया जाता है, बड़ी अच्छी ढंग से जाते हैं। मैं इससे हट करके थोड़ा सा आपको अपनी संस्कृति की ओर ले जाता हूँ। हमारे शास्त्रों में सबसे पहला देवता जो है वो किसको माना गया है, माँ को माना है। मातृदेवो भव। हमारी
ये जो आज की भावनाएं जिनका आप यहाँ पे उजागर कर रहे हैं, हमारे शास्त्रों में ऐसा नहीं था। वहाँ पे तो स्त्री को एक इतना महान दर्जा दिया गया है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आज के मातृ देवो भव जननी जन्म भूमि च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी जो जन्म देने वाली वो कौन है? माँ है, स्त्री है, और उसको स्वर्ग से भी महान कहा गया। यदि उसका दर्जा आपके मुताबिक इतना नीचे होता कि उसको इक्वालिटी नहीं थी, उसको अधिकार नहीं थे, ऐसा हमारी संस्कृति में नहीं था, बिल्कुल नहीं था। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस शास्त्र में, जिस संस्कृति में इतने महान विचार हो, वहाँ पे स्त्री को दबा के रखा जाए, ऐसा नहीं था। आप पढ़ रहे हैं, आप बड़े होंगे, आप अपने भारतीय इतिहास को पढ़ेंगे कि ये ऐसा क्यों हुआ, कब से होने लगा। अब रामायण को उठा के देख लीजिए, महाभारत को उठा के देख लीजिए, वहाँ पे उस समय उस युग में भी स्त्रियों को इतनी स्वतंत्रता थी कि वो अपनी मर्जी के साथ, मर्जी इच्छा के अनुसार अपना बात चुनती थी, कोई पाबंदी नहीं थी। देखा है ना आपने, सीता स्वयंवर और इत्यादि, उसमें भी बहुत से महाभारत काल के भी ऐसे बहुत से उदाहरण। और बड़ी लड़कियों की शिक्षा जो है वो लड़कों से कम नहीं थी, बहुत विदुषी लड़कियों थी। इसकी इतिहास जब वैदिक युग का उठा के देखेंगे उसमें पाएंगे आप। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? आज ये जो स्थिति बनी, स्त्रियों का सशक्तिकरण हो, उनको ऊपर उठाया जाए, इसका भी एक बहुत बड़ा पीछे का इतिहास है। जब हमारा देश मुगलों का गुलाम हुआ, उससे पहले तो ऐसी बात नहीं, तब भी स्वयंवर होती, तब भी स्त्रियां पढ़ती, अपनी इच्छा के अनुसार चलती। लेकिन हुआ क्या, वो मुगलों की प्रथा, जब हमारा हिंदुस्तान मुगलों का गुलाम हुआ तो उन्होंने अपनी प्रथाएं यहाँ पर हमारे ऊपर थोप। देखना हम लोग, बुर्के वाली प्रथा कहाँ से आई है, तो घूंघट वाली प्रथा कहाँ से आई है? यहाँ ऐसा नहीं था उससे, लेकिन आस्ता आस्ता उसके आदि होते गए, हम भी उनको अपनाते। फिर उसके बाद बहुत सी मुगलों के जाने के बाद जब अंग्रेज यहाँ पे आए, उस समय कुछ संस्थाएं जो है वो खड़ी हुई, जैसे राजा राममोहन राय और जिनका नाम लिया जा रहा था यहाँ पे, उन्होंने इसके खिलाफ जो है वो आवाज बुलंद की। स्त्रियों को उस युग में दबाया गया, और तब से लेकर के एक ऐसी मानसिकता या एक ऐसा कार्यक्रम शुरू हुआ कि नहीं, स्त्रियों को आगे नहीं जाना चाहिए। लेकिन जब हमारा स्वतंत्र हो चुका है तो उसके बाद बहुत सी ऐसी स्कीमें जो है गवर्नमेंट की ओर से स्त्रियों को उभारने के लिए या उस दुर्गति से निकालने के लिए जो उनके ऊपर थोपी गई थी और घर कर गई समाज के अंदर, उसे बाहर लाने के लिए बहुत सी ये योजनाएं जो है गवर्नमेंट की ओर से चलाई गई हैं, चलाई जा रही हैं, और आज आप उसका रिजल्ट देख रहे हैं, ठीक है ना। उसका उदाहरण बहुत से हमारी बहनें या माताएं जो है वो बहुत आगे बढ़ गई हैं, ठीक है ना। तो आपने भी वैसे ही मेहनत करनी है, अब ऐसी कोई बात नहीं रही, अब सब इक्वल हैं, सब बराबर हैं, और आप में इन लड़कों से ज़्यादा शक्ति है। अध्यापक और प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, लास्ट हफ्ते मैंने आपको इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉपर स्लीप और स्ट्रेस के बारे में बताया था कि एक अच्छी नींद लेना हमारी सेहत के लिए बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर हमारे बॉडी के सिस्टम को रिपेयर करता है, और फिर हम फ्रेश होकर उठते हैं, और फिर हम अच्छे से अपना काम कर सकते हैं। एक फिक्स टाइम पर सोना चाहिए, फिक्स टाइम पर जागना चाहिए, सोने से पहले चाय वगैरह नहीं पीनी चाहिए। फिर मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेस से भी हमने बचना है। अगर स्ट्रेस थोड़ी मात्रा में हो, लेवल इसका कम हो, तो ये मोटिवेटर का काम करता है, लेकिन अगर इसका लेवल बढ़ जाए और ये लंबे समय तक रहे तो फिर ये हमारे लिए खतरनाक होता है सेहत के लिए। इसको फाइट और फ्लाइट रिस्पांस भी कहते हैं स्ट्रेस को। जब भी हमारे शरीर को कोई खतरा दिखता है, खतरा अनुभव होता है, तो हमारे शरीर में स्ट्रेस उत्पन्न होता है, और फिर हमारा एनर्जी लेवल बढ़ता है, हमारी अलर्टनेस बढ़ती है, हमारा फोकस बढ़ता है, और फिर हम उस खतरे का सामना कर पाते हैं अच्छी तरह से, जहाँ जो समस्या है उसका हल ढूंढ पाते हैं। लेकिन
अगर लंबे समय तक हम लगातार स्ट्रेस में हैं तो फिर हमारे लिए खतरनाक होता है, क्योंकि जब स्ट्रेस उत्पन्न होता है तो हमारे शरीर में कार्टिसोल और एड्रीनलिन नाम के जो हार्मोन हैं इनका लेवल बढ़ जाता है। इनका लेवल बढ़ने से इम्यून सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम ये सुप्रेस हो जाते हैं। उससे फिर बीमारियों का खतरा, हार्ट अटैक, स्ट्रोक का भी रहता है। आपने सुना होगा स्ट्रेस की वजह से कई लोगों को आ जाता है हार्ट अटैक वगैरह और डेथ भी हो जाती है। कारण भी मैंने बताए थे आपको कि कारण इसका ये होता है समय पर काम ना करना। मैंने बताया था आप अगर पढ़ाई ना करो पूरा साल तो पेपरों में फिर स्ट्रेस आना लाजमी है, ठीक है ना। इसके अलावा झगड़े अगर होते हो किसी के, अपने भाई बहन कजन के साथ, माता पिता के, पड़ोसियों के साथ, तब भी स्ट्रेस आता है। अगर डाइट में कोई अच्छी डाइट नहीं है तो उस इंसान को भी स्ट्रेस का ज़्यादा रिस्क रहता है। इसलिए डाइट आपने अच्छी रखनी है, फिजिकल एक्टिविटी करनी है और जो हॉबीज़ हैं उनमें आपने बिजी रहना है। नेगेटिव चीज़ों से बचा रहता है इंसान। अभी कोई भी हो सकती है, कोई खेलना, ठीक है ना, कोई पेंटिंग, तो ये अच्छी बातें होती हैं, सेहत के लिए अच्छी रहती हैं। तो आज मैं आपको एक कहानी के माध्यम से लाइफ स्किल की एक शिक्षा थोड़ी सी देने की कोशिश करता हूँ। तो एक बार एक राजा था, उसकी 4 पत्नियां थी, 4 रानियां थी। जो पहली रानी थी वो बहुत ही सुंदर थी और राजा उसकी खूब प्रशंसा करता था। जब भी कोई बाहर से, दूसरे राज्य से कोई राजा आता, कोई राजकुमार, कोई मंत्री, तो राजा अपनी इस पत्नी को उनको अपनी पत्नी के रूप में दिलवाता। अपना इस रानी का परिचय अपनी पत्नी के रूप में उनको देता। जो दूसरी रानी थी राजा की, वो बहुत ही चालाक और बुद्धिमान थी। राजा को जब भी कोई समस्या पेश आती वह अपनी इस रानी के पास जाता और ये रानी समस्या का हल ढूंढने में राजा की सहायता करती। और जो तीसरी रानी थी उसको कपड़े और गहने पहनने का बड़ा शौक था। राजा जब कभी भी बाहर जाता तो अपनी इस रानी के लिए ढेर सारे कपड़े और गहने लाता और ये रानी नए नए कपड़े गहने पहनकर बड़ा ज़्यादा खुशी का अनुभव करती और खूब दिखावा करती अपने नए नए कपड़ों और गहनों का। और जो चौथी रानी थी वो ना सुंदर थी, ना बुद्धिमान थी, ना उसको कपड़ों और गहनों का शौक था। वो एक सादगी पसंद नारी थी और हमेशा राजा और उसके बच्चों का ध्यान रखने में बिजी रहती, मसरूफ रहती। तो एक दिन राजा बीमार पड़ गया। बीमारी इतनी बढ़ गई कि राजा को लगने लगा कि अब वह नहीं बचेगा। राजा को डर लगने लगा। वो अकेला नहीं मरना चाहता था। तो उसने अपनी पहली पत्नी जो बहुत ही सुंदर थी उसको बुलवाया और कहा कि रानी, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं नहीं बचूंगा और मुझे अकेला मरने में डर लग रहा है, तो क्या तुम मेरे साथ मरोगी? मैंने हमेशा तुम्हारी प्रशंसा की है और जब कभी भी कोई यहाँ आया है मैंने तुम्हें ही उसको अपनी पत्नी के रूप में मिलवाया है। तो इस रानी ने कहा, राजा जी मुझे अफसोस है, आपके मरने के बाद मैं किसी और के पास चली जाऊंगी। जैसे आप मेरी प्रशंसा करते हो वैसे ही कोई और मेरी प्रशंसा करेगा, लेकिन मैं अभी मरना नहीं चाहती। तो राजा को ठेस पहुंची। अब राजा ने दूसरी पत्नी को बुलवाया जो बहुत ही बुद्धिमान थी, राजा की हमेशा हेल्प करती थी कोई जब भी समस्या आ जाती थी। तो राजा ने दूसरी पत्नी को भी यही प्रश्न किया कि क्या आप मेरे साथ मरोगी? मुझे अकेला मरने में डर लग रहा है। तो उसका जवाब भी जो पहली पत्नी ने दिया वही, उसने कहा, नहीं राजा जी, मैंने जैसे आपको सहायता की है अपना राजकाज चलाने में, अपनी सल्तनत चलाने में, आपके मरने के बाद मैं किसी दूसरे राजा के यहाँ चली जाऊंगी और उनको भी हेल्प करूंगी, तो मेरे मरने से क्या फ़ायदा है? मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ इस दुनिया में, तो मैं अभी नहीं मरना चाहती। इसके बाद राजा ने तीसरी पत्नी को बुलवाया जिसको कपड़े और गहनों का बड़ा शौक था। तो उसको भी पूछा राजा ने
कि क्या मेरे साथ मरोगी, अकेला मरने में डर लग रहा है और ऐसा लग रहा है मैं अभी मर ही जाऊंगा। तो उसका जवाब भी यही था कि नहीं। उसने कहा मेरे पास इतने गहने हैं, कपड़े हैं, अगर मैं मर गई तो ये इधर ही रह जाएंगे जो मैं छोड़ना नहीं चाहती, तो मैं आपके साथ नहीं मर सकती, मुझे अफसोस है। तो राया को फिर दुख हुआ। अब राया ने चौथी पत्नी को बुलवाया और उससे भी पूछा कि रानी अभी मुझे लग रहा है मैं नहीं बचूंगा, तो क्या तुम मेरे साथ मरोगी? तो इस चौथी का जवाब पहली तीनों से डिफरेंट था। इस रानी ने कहा बिल्कुल, मैंने पूरा जीवन आपके साथ बिताया है, अगर आप ही नहीं रहोगे तो मुझे लगता है मेरा यहाँ रहना किसी मतलब का नहीं है। पूरा जीवन मैंने आपकी और आपके बच्चों की सेवा की है, पहले तो मुझे लग रहा है कि आप ठीक हो जाओगे, लेकिन अगर मरने की स्थिति आ गई तो फिर मैं भी आपके साथ मरूंगी। तो राया की आंखों में गलानी के आंसू थे, पश्चाताप थे कि मैंने पूरी जिंदगी इस रानी को कभी अहमियत नहीं दी, और बाकी वालों ने भी, बाकी लोग जो थे वो भी इस रानी को ज्यादा महत्व नहीं देते थे, लेकिन जब अंतिम समय आया तो यही मेरे साथ खड़ी हुई। तो ये थी कहानी। अब इसकी शिक्षा क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। जो हमारा धन दौलत होता है, मकान होता है, अच्छा गाड़ी वगैरह, ये राया की पहली पत्नी की तरह होती है। तो ये जब हमने जाना होता है इस दुनिया से, ये हमारे साथ नहीं जाता, हमारा साथ छोड़ देता है। और जो हमारी इंटेलिजेंस होती है, हमें कितना ज्ञान है, कितनी डिग्रियां, कितने सर्टिफिकेट्स हैं हमारे पास, ये राया की दूसरी पत्नी की तरह होते हैं। अगर हम इनकी हेल्प से किसी की सहायता ना करें तो जब हम जाते हैं ये दुनिया छोड़कर, फिर हम 10वीं पास थे, MA पास थे, इस चीज से लोगों को फर्क नहीं पड़ता। तो ये है राया की दूसरी पत्नी की तरह हमारी इंटेलिजेंस, हमारी डिग्रियां। तो अगर हम अच्छा काम कर जाएं अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल करके, फिर तो फर्क पड़ता है बाकी लोगों को भी, अदरवाइज नहीं। और जो तीसरी पत्नी थी राया की, वो हमारी सुंदरता की तरह होती है। हमारे काले बाल, चमकदार चेहरा, ये भी स्थायी नहीं है। एक समय के बाद बाल भी सफेद होंगे, दांत भी खराब हो सकते हैं, कुछ लोगों के बचे रहते हैं, और स्किन पर झुर्रियां भी आएंगी ही। तो ये भी सुंदरता भी स्थायी नहीं है, तो हमारे साथ ये भी नहीं जाती। मरने के बाद तो खैर बाकी चीज़ें भी नहीं जाती, लेकिन ये जीते जी ही चली जाती हैं। और जो चौथी रानी थी राया की, वो होती है हमारे कर्म की बांटी। हमारे जीते जी भी हमारा साथ देती है और मृत्यु प्रांत भी इसका कुछ रहता है इस धरती पर। जितने भी महान लोग हुए हैं उनको याद इसलिए नहीं किया जाता कि कोई बड़ा सुंदर था या बड़ी दौलत थी उसके पास, सिर्फ उनके कर्मों की वजह से। इंटरनेशनल हीरोज भी हैं, नेशनल हीरोज, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, ठीक है ना, अटल बिहारी वाजपेयी, बहुत सारे नाम हैं, APJ अब्दुल कलाम, हमारे लोकल निर्दोष जोक है, कवि है। किसी भी तरह से कोई कंट्रीब्यूट करे जिससे लोगों के जीवन में फर्क पड़े। हमारे इधर गांव मोहल्ले में भी होते हैं लोग जिनको लोग याद करते हैं। किसी ने स्कूल के लिए जगह दे दी फ्री ऑफ कास्ट, या किसी ने मंदिर बनवाया। ऐसे काम जो कर जाता है तो उसके मरने के बाद भी पीछे समाज का, देश का, गांव का भला होता है। तो इस कहानी का मतलब यही है कि काम इंसान का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और काम ही करने का फायदा है सबसे ज़्यादा। इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपको काम पर देना चाहिए, सबसे ज़्यादा महत्व काम पर, बाकी चीज़ों को सेकेंडरी रखना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद।